हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 मानव संसाधन जो है भूगोल है, उसके अध्याय लेके आए हैं। और उसका अध्याय कौन सा बताएंगे आपको? अध्याय 2 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में अध्याय 1 बताए थे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम अब कौन सा अध्याय करेंगे। हम आज अध्याय 2 करेंगे। अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जीवन संसाधन, ये अध्याय 2 है। इस अध्याय 2 के महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए गए हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताएंगे किसमें? 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। और आप आपकी पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय 2 का पूरा अध्ययन कर लेंगे। अध्ययन करने के बाद ही आप इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। चलिए, अध्याय 2 में क्या दिया है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसका संक्षिप्त टिप्पणी दी, इसको पढ़ लेते हैं हम पहले। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, कौन? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। और यह कौन? पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ हम प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1 दिया है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा। पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर भूकंप, बी नंबर भूस्खलन, सी नंबर ज्वालामुखी और डी नंबर बाढ़। तो जो पहाड़ी भूभागों में जो प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भूस्खलन। क्या आ जाएगा? भूस्खलन। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। ए नंबर 20 लीटर, बी नंबर 50 लीटर, सी नंबर 100 लीटर और डी नंबर 150 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 150 लीटर। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है, तो कितना करता है? 150 लीटर। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। प्रश्न क्या है आपका? पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। ए नंबर लगभग 1%, बी नंबर लगभग 3%, सी नंबर लगभग 2% और डी नंबर लगभग 10%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लगभग 3%। कितना आ जाएगा? लगभग 3%। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। तो आपका जो संसाधन विकास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 में इसके उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न क्या था? भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो उत्तर बताएंगे, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे किसके लिए करते हैं भूमि का उपयोग कार्य करते हैं? कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि के लिए करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। प्रश्न क्या है? भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। फिर नंबर 2 क्या दिया है इसमें? भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। फिर तीसरा प्रविधि क्या है? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो आप उत्तर क्या बताएंगे? मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मल्च बनाकर, क्या बनाकर? मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। नंबर 3, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। और नंबर 4, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, धरातल पर जल महासागरों में भौमजल के रूप में, महासागरों में भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में
पाया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? प्रश्न क्या है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो आप उत्तर बताएंगे। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबड़ प्राप्त होती है। वनों से हमें इमारती लकड़ी, कागज, गोंद और रबड़ प्राप्त होती है। नंबर 2, लाभ क्या है, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कौन? वन। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वन भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 9 था, वनों से होने वाला लाभ, आपको यहाँ बताया 4 लाभ बताएं। आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं लाभ, जो वनों से आपको मालूम है लाभ क्या क्या होते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। तो उत्तर में हमने बताया आपको, विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 वन, नंबर 2 घास स्थल, नंबर 3 गुल्म और नंबर 4 टुंडा। तो देखिए यहाँ पे वन क्या है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जा सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। किसमें? घास स्थल में। और नंबर 3 गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं। और नंबर 4 टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? तो आप इसका उत्तर बताएंगे। पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गीध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या है, निम्नलिखित है। नंबर 1 अंतर क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। फिर सेकंड अंतर देखिए इसका, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनकी सीमाएं कैसी होती हैं, निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। फिर तीसरा अंतर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीवन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर बताने का हमने 3 अंतर यहाँ आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर देखिए इसका, CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ, ये ऑफ है यहाँ पे, ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है। तो इस प्रकार CITES का पूर्ण रूपेण आपको यहाँ बताएं। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, अपने माता पिता या भाई बहन के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव का चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। देखिए आपको क्या करना है, वन्य जीवों के नाम लिखना है। आपको जो वन्य जीव में जो वन्य जीव पसंद है उसका चित्र यहाँ पे चस्पा करना है और उसके बारे में लिखना है। देखिए अब
वन्य जीवों के नाम क्या हो गए? बाघ, हाथी, शियार, लोमड़ी, सुअर, जिराफ, खरगोश, हिरन, बारहसिंगा, चीतल, शेर, घोड़े आदि हैं। ये क्या हो गए? आपके वन जीवों के नाम हो गए। और मेरा जो पसंदीदा वन जीव है वह क्या है? हाथी है। और मैंने यह हाथी का चित्र यहाँ पे चस्पा करके बता दिया आपको, और उसके बारे में बताया। उसके बारे में 4 पॉइंट बता दिया, यहाँ पे 4 वाक्य बताया हूँ। हाथी एक जंगली जानवर होता है। यह आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके 4 पैर एवं 2 कान होते हैं, और जो इसके कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके दांत होती है, हाथी की सूंड होती है। आप इसके बारे में और लिख सकते हैं, यह एक शांत स्वभाव का जीव है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी एक वन जीव जो आपको पसंद है उसका चित्र चस्पा करके उसके बारे में लिखना है। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 14 समाप्त होता है, और इस प्रश्न के साथ आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। अध्याय 2 क्या था आपका? अध्याय 2 में दिया था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। और ये किसके अंतर्गत आता है? संसाधन एवं विकास विषय भूगोल का पार्ट 2 था। यदि ये पार्ट के प्रश्न उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।